Ladies and gentlemen, welcome back. This is the Delhi chapter of the NDTV Emerging Business Conclave. And in the first of our post-lunch sessions, we talk about how micro, small and medium enterprises are revolutionizing healthcare and education in India. From leveraging technology to enhancing accessibility and affordability to driving innovation in last mile delivery, MSMEs are making a significant impact. Please put your hands together for our panelists, Dr. Sameer Gupta, Senior Cardiologist, Director, Metro Group of Hospital; Ajay Singh, Founder and Director, Highlands; Dr. Ankita Sabharwal, Partner, Sri Jeevan Hospital; Abhijit Sinha, Program Director, Ease of Doing Business and at Disha. They will be in conversation with NDTV's Aditi Rajput. नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सेहत और शिक्षा ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी हम सभी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका है और एमएसएमईज़ के ज़रिए ये क्षेत्र नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। एमएसएमई क्षेत्र इन क्षेत्रों में न केवल इनोवेशन को बढ़ावा देता है बल्कि सस्ती और क्वालिटी सर्विस जो है वो भी उपलब्ध करवा रहा है। सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम जो हैं उन्होंने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, इतना ही नहीं ये टियर 2 और टियर 3 जो शहर होते हैं, जो सिटीज़ हैं, उनमें भी आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एमएसएमईज़ को इन्वेस्टमेंट को लेकर, आर्थिक मदद जो होती है उसे लेकर, रेगुलेशंस जो होती हैं उसके जो चैलेंजेस होती हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। आज के पैनल में हमारे साथ इस क्षेत्र में एमएसएमई की भूमिका जो है, उनके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास एक्सपर्ट्स का पैनल है जो लंबे समय से इस फील्ड में एक्टिव हैं और चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, अपना नाम भी कमा रहे हैं। मैं अपने पैनलिस्ट आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराती हूँ। डॉक्टर समीर गुप्ता हैं हमारे साथ, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। मिस्टर अजय सिंह हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं हाईग्लैंस के। अजय सिंह साहब भी हैं यहाँ पर। डॉक्टर अंकिता सब्रवाल हैं, पार्टनर हैं श्री जीवन हॉस्पिटल की। और अभिजीत सिन्हा साहब हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट दिशा के भी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अभिजीत जी, अगर मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँ, स्वास्थ्य की जो सर्विसेज होती हैं और जो शिक्षा होती है, एमएसएमईज़ किस तरह से एक्सेसिबल सर्विसेज दे रहे हैं और कितना फ़र्क आपने कुछ सालों में देखा है, वो ज़रूर बताएं। फ़र्क एमएसएमईज़ के लिए और हेल्थ केयर के लिए मैं कहूँगा आफ्टर कोविड लगभग सब कुछ मूल रूप से बदल गया है। क्योंकि जो एमएसएमईज़ और जो हेल्थ केयर की सुविधाएं होती हैं वो अगर अमूमन आप माने तो किसी की तकलीफ़ उनकी सर्विस होती है। और अगर आपदा में अवसर, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोविड के समय में सबसे बड़ी आपदा अगर हेल्थ केयर की आप देखें तो वो कोविड थी पिछले 100 सालों में। बिल्कुल। जितनी बड़ी थी उतना बड़ा अवसर भी उसने क्रिएट किया होगा एमएसएमईज़ के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। हम कितना उस अवसर का इस्तेमाल कर पाए हैं अपनी हेल्थ केयर की फ्रेमवर्क को एमएसएमई लेवल पे सुदृढ़ करने के लिए और ताकतवर करने के लिए, मुझे लगता है ये उस बदलाव का करीब करीब तीसरा साल है, 2021, 22, 23, 24। और पिछले 3 सालों में आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कोविड के समय जो काम किया, जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें डायरेक्टर जनरल का टाइटल दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ करीब 1.5 घंटे पीएमओ में बिताए और फिर उनके डिजिटल अपग्रेडेशन के ऊपर उनको किस तरह सुदृढ़ किया जा सकता है। क्योंकि अगर शायद हमारे पास आशा वर्कर्स नहीं होती तो जो डेथ टोल का नंबर होता है इंडियन पॉपुलेशन के प्रोटेक्स्ट में, इन कंपैरिजन टू द सेम टोल दैट वी हैड इन यूरोपियन कंट्रीज़, वो काफ़ी ज़्यादा होता। उनको ताकत देने के लिए ज़रूरी था कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, हेल्थ केयर डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर काम करें, जिसमें हेल्थ केयर के डेटा को कैसे एसेटाइज कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, इसकी क्लैरिटी गवर्नमेंट लेके आए। और अगले 2 साल में 2022 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिजिटल हेल्थ केयर डेटा को और डेटा सेंटर को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अकॉर्डेंस दे दी, उनका स्टेटस दे दिया। 2023-24 में
डेटा प्रोटेक्शन बिल क्लियर कर दिया, जिसके बिना हेल्थ केयर का कोई भी डेटा का प्रोजेक्ट किया जाना मुश्किल था, और 2025 में दिशा जैसे प्रोजेक्ट जो उसको एसेटाइज, मोनेटाइज और अब डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं, ये संभव हो पाएगा। और ये बदलाव थर्ड टर्म में मोदी इकोनॉमिक्स 3.0 के 2024 टू 29 में वो ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे जो आपने पिछले 70 सालों में देश में नहीं देखे होंगे। अरे वाह। डॉक्टर अंकिता, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं हेल्थ सर्विसेज की, एजुकेशन के क्षेत्र में, किस प्रकार से जो रीजनेबल सर्विसेज होती हैं वो एमएसएमईज दे रहे हैं? क्या आप कोई ऐसे एग्जांपल्स देखती हैं जहाँ पर एमएसएमईज ने दोनों क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने में कामयाबी हासिल की? जी, पहले के टाइम में होता था कि अगर किसी भी छोटे शहर में किसी मरीज़ को प्रॉब्लम होती थी तो वो डायरेक्टली बड़े जगह जाता था और अपना एक महीना वेस्ट कर देता था, पहले इन्वेस्टिगेशंस, फिर डॉक्टरों के चक्कर, फिर मे बी ओपिनियंस। बट अब हमने ऐसे कर दिया है कि कुछ रेफरल सेंटर्स बन गए हैं जहाँ पर डिजिटलाइजेशन कैमराज है, और जैसे मैं आँखों की डॉक्टर हूँ, सो डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, थायराइड रिलेटेड चेंजेस, वो पिक्चर्स भी भेजते हैं अगर जनरल प्रैक्टिशनर्स, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट। आपको सिर्फ छोटी छोटी, सबका टाइम बहुत आजकल अमूल्य है और उनको छोटी सी तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑल दीज डिजिटलाइजेशन एंड द रेफरिंग सेंटर्स हैव बिकम अ ग्रेट हेल्प। तो वो तभी आते हैं जब वहाँ पर उनकी चीज़ हल नहीं हो पा रही है या फिर हमें उन पिक्चर्स को देख के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। So I think digitalization and camera and picturization has become a great role which is helping the society. बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर समीर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हेल्थ की फील्ड में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक ही कैटेगरी में उनको डाल दिया जाता है, फिर उसमें चैलेंजेस अलग अलग हो जाते हैं। अगर जिस तरह से डॉक्टर अंकिता कुछ देर पहले हमसे डिस्कस कर रही थी कि अगर एक 20 बेड का हॉस्पिटल है और एक अगर 200 बेड का हॉस्पिटल है, दोनों के कंडीशंस बहुत अलग होंगे, दोनों की डिमांड्स बहुत अलग होंगी और दोनों के जो सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका होगा वो बहुत अलग होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक जैसे नियम कायदे जो हैं वो रख दिए जाते हैं। आप पाते हैं इस तरह की दिक्कतें? आपको भी लगते हैं इस तरह के चैलेंजेस? जी बिल्कुल। जो आपका प्रश्न है कि स्मॉलर हॉस्पिटल्स एंड बिगर हॉस्पिटल्स व्हाट की जो उनको जो चैलेंजेस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने फंक्शनिंग के लिए चाहिए, क्या वो सेम चैलेंजेस हैं? बिल्कुल। एब्सोल्युटली। सो देखिए, जब हेल्थ केयर जो है एक बहुत ही रेगुलेटेड फील्ड है, इसके अंदर हर चीज़ की रेगुलेशन होती है और वो बहुत ज़रूरत भी है उन चीज़ों की। लेट्स बी वेरी क्लियर, रेगुलेशन की ज़रूरत भी है। तो जब फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी अपना एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है तो उसको खूब सारी पॉलिसीज़, परमिशंस की ज़रूरत होती है। आपको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, आपको एनओसी चाहिए, आपको फार्मेसी लाइसेंस चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, आपको लेबर लॉस चाहिए। तो आपको ये काफ़ी सारी जो हर्डल्स होते हैं आपको वो ओवरकम करने पड़ते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, PNDT लाइसेंस। सो ये जो लाइसेंसेस होते हैं दे आर काइंड ऑफ अ स्टॉपिंग स्टोन, दे आर वेरी ट्रबलसम कि आपको ये सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। बहुत ज़रूरी है, वन सेकेंड, दे वेरी इंपॉर्टेंट, बट द वे आउट वुड बी इफ देयर इज़ अ सिंगल विंडो क्लियरेंस। अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हम लोग जाएं और बोले जी आपको अस्पताल खोलना है, ये आपके 50 लाइसेंसेस हैं, ये सिंगल विंडो है हेल्थ केयर की, आप हमारे थ्रू जाके सारे लाइसेंसेस ले सकते हैं। सो दोज वुड बी समथिंग विच वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, बहुत मददगार होगा एक हॉस्पिटल के फंक्शनिंग के लिए। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग जगहों में होते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जैसे हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, सो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं, एंड इन Tier 2, Tier 3 सिटीज़ दीज हॉस्पिटल्स आर कंपेरेटिवली लेस। वहाँ पर स्मॉलर सेटअप्स primarily run by the owner who's also a doctor are more prominent. However, the challenges across both the bigger hospitals and the smaller hospitals do remain for the policy, for all these things, and yeah. बिल्कुल। अजय सर, आपसे मैं यहाँ पर ये समझना चाहूँगी कि जब हम बाज़ार की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ आप देखते हैं और किस तरह के बदलाव या सुधार किए जा सकते हैं ताकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो असल में हम उसे कर पाएँ, ज़मीन पर ला पाएँ?
मैं फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग में बात कर सकता हूँ। जी। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंज इन सेंस कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री, जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री वहाँ के लोग आते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो प्लांट को इंस्पेक्ट करते हैं और आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, जिसे जीएमपी सर्टिफिकेशन बोला जाता है। सपोज यूएस में करना है तो यूएस एफडीए चाहिए, आपको यूरोप में करना है तो यूएस जीएमपी चाहिए। और वो जो सर्टिफिकेशन होते हैं उनके काफ़ी नॉर्म्स टफ होते हैं, और आपके जो प्लांट यूएस में है चाहे इंडिया में है, दोनों का सेम क्लास हो जाती हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग चैलेंज आते हैं जो ह्यूमन ट्रायल, बायोइक्विवेलेंस जिसे बोला जाता है, और बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मेडिसिन रजिस्टर्ड करनी है सपोज यूएस में, यूरोप में, रेगुलेटेड मार्केट में, तो आपको बायोइक्विवेलेंस करना पड़ेगा, ह्यूमन ट्रायल करना पड़ेगा, और वो सेंटर जो होते हैं वो जहाँ पे आप बायोइक्विवेलेंस कर सकते हैं वो अप्रूव्ड होते हैं यूएस, यूरोप से। अगर आप वहाँ पे जाना है तो वो सेंटर बहुत ही कम सेंटर होते हैं और वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए जो सेंटर गवर्नमेंट बनाए और वहाँ पे उनको सर्टिफिकेशन से अप्रूव किया जाए कि जो भी एमएसएमई के जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे अपना ह्यूमन ट्रायल कर सकें और वो एक्सेप्टेबल हो सारे रेगुलेटेड मार्केट में। ये बहुत बिग चैलेंजेस हैं। अब ये जो फार्मास्यूटिकल है बहुत ही इन्वेस्टमेंट का फील्ड है, क्योंकि अगर आपको इंडिया में करना है तो आपके इन्वेस्टमेंट कम होगा तो चल सकता है, बट एक्सपोर्ट में तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए काफ़ी। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बड़े हाँ, चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। अभिजीत सर, आपके पास मैं आना चाहूँगी। एआई, टेलीमेडिसिन, डिजिटल क्लासरूम जैसी जो नई तकनीक है वो एमएसएमईज कैसे उनका इस्तेमाल करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और अभी इस मामले में शायद एक लंबा सफ़र हमें तय करना है, तो किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है? क्या आगे की राह हो सकती है? मैं अभी दिल्ली में हूँ। 67% पॉपुलेशन भारत की, उनके पास हेल्थ केयर के लिए फर्स्ट टच पॉइंट या तो आशा वर्कर्स होते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर सर्व्ड बाय देम। और पिछले 40 सालों में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम जो ग्लोबल रेशियो है पॉपुलेशन वर्सेस डॉक्टर, पॉपुलेशन वर्सेस फार्मेसी एंड पॉपुलेशन वर्सेस हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर सेंटर, उसको मीट नहीं कर पाए। जो सीट्स थी गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स की, जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है आगे आने वाली जनरेशन की, उसके प्रोजेक्शंस भी हमारे पॉपुलेशन के साथ मैच नहीं करते हैं। सो अगर आगे आने वाले समय में हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को टेक्निकली ट्रेनिंग के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से, डिजिटाइजेशन के माध्यम से और सक्षम नहीं बनाएंगे तो शायद हम इस गैप को कभी पूरा नहीं कर पाते। और ये चेहरा बहुत साफ नज़र आया कोविड के समय में, जब बाकी की दुनिया बहुत लड़खड़ा रही थी, हम एक सक्षम पोजीशन पे थे क्योंकि हमारे पास एक हेल्थ केयर वर्कर का नेटवर्क था। अब जब उनको डिजिटाइज करने की बात करते हैं तो आपके पास 2% का जीडीपी स्पेंड है हेल्थ केयर के ऊपर, और आपको कम से कम 4 से 5% तक इंक्रीज चाहिए टू स्पेंड एंड टू क्रिएट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको डेटा सेंटर की तरह काम कर सके। इतनी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो डेटा जनरेट होता है इंडिया के अंदर से, उस डेटा को आज भी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक्सपोर्ट में किसी मेडिसिन कंपनी को, डिवाइस कंपनी को और फार्मा कंपनी को, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, फॉर पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट मेजर्स, दे नीड दैट डेटा एंड दे पे फॉर इट। बट वेयर डू दे पे? दे पे ऑन द डार्क वेब। हर हॉस्पिटल को हैक किया जाता है, हर हॉस्पिटल के ऊपर सारा डेटा चुराने के लिए हैकर्स लगे हुए हैं और इन सब को एसेटाइज करके डार्क वेब पर बेचा जाता है। इथिकली अगर इंडिया इस वक्त उस डेटा को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके, एसेटाइज करके सब्सक्रिप्शन पे दे सके, सारे नॉर्म्स मीट करते हुए जो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में किए गए हैं, देन दिस सेक्टर विच इज टुडे अ philanthropic सेक्टर कैन बी एन कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर इनटू जीडीपी। दैट इज द रीजन वाई डिजिटल इनोवेशन। मगर मैं आपसे इसी पर एक सवाल पूछूंगी जो आपका जवाब है। तो दिक्कत आप कहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हमारे पास कानून की कमी है, या कानून है लेकिन उसको लागू करने की कमी देख रहे हैं? आप कहाँ पर इस चीज़ में कमी पा रहे हैं? जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर मैं समझना चाह रही हूँ। देखिए, मुझे लगता है लीडरशिप की इंटेंट बहुत क्लियर है। इतने बड़े ट्रांजिशन के लिए जिस लेवल का कंटेंट होना चाहिए, जिस लेवल का कोऑर्डिनेशन स्टेट और सेंटर के बीच में होना चाहिए, क्योंकि
हेल्थ इज़ एन स्टेट चैप्टर। मैं रिकमेंडेशन भेजूं या सेंट्रल एजेंसी से रिकमेंडेशन भेजें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो जाएंगे या पायलट शुरू हो जाएंगे। और बिना फिजिकल पायलट किए हुए आप इतने बड़े डिसीजंस ले नहीं सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि डेटा की सिक्योरिटी आपको कदम कदम पर देखनी पड़ेगी, और हेल्थ केयर का डेटा है तो मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा चाहिए उसके लिए। दीज आर इशूज विच आर लाइंग इन द प्रोटोटाइपिंग एंड पायलटिंग ऑफ दीज एम्बिशंस। और मुझे लगता है इसके लिए जो भी पायलट्स और जो भी इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने इस वक्त उठाए हैं, इंक्लूडिंग द कैबिनेट अप्रूवल फॉर वन हेल्थ मिशन रिसेंटली अंडर द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, इट विल क्रिएट नॉट ओनली फ्रेमवर्क जिससे कि आगे आने वाले समय में हम कोविड जैसी महामारियों से तैयार रहें निपटने के लिए, बल्कि एक पूरा कंपार्टमेंटल फ्रेम स्ट्रक्चर बना सके जिसमें प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ तीनों के ऊपर एक साथ उनके हेल्थ पर नजर रखी बिल्कुल। जा सके। कमी हमने वहीं देखी थी कि हम तैयार ही नहीं थे। तो अगर हम पहले से तैयार रहेंगे, जो बात आप कह रहे हैं, तो फिर इतनी दिक्कतें, अगर इस तरह की कोई महामारी दोबारा आती, ईश्वर ना करे आए, लेकिन अगर आती है तो कम से कम हमारी तैयारी ऐसी हो आगे आने वाले वक्त के लिए कि हमें सोचना ना पड़े कि अभी अगला स्टेप क्या लेना है, हम पूरी तरह से तैयार रहें। डॉक्टर अंकिता, आपके पास मैं आऊँगी कि अभी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट और फंडिंग की क्या चुनौतियाँ आप लोग देखते हैं, क्योंकि जो बात अजय सर कर रहे थे कि बहुत सारी लेंदी प्रोसेस होती हैं एमएसएमईज़ को लेकर, और वो दिक्कतें कई बार इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आपको फिर दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि आपको अपना काम करवाना है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जब आप एक स्मॉल हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हो, सो ऑब्वियसली द प्रॉफिटेबिलिटी इज़ मच लेसर, बिकॉज आप वी आर द ब्रिज। हम जो लोकल पेशेंट है, मतलब एक नॉर्मल जैसे 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो सारे उनकी अफोर्डेबिलिटी ऐसी नहीं होगी कि वो बिग हॉस्पिटल जा पाएँ। So these small hospitals or nursing homes, we create a bridge or a gap between those people so that their affordability, accessibility, a friendly atmosphere, वो मतलब घबरा ना जाए। जैसे बोला जाता है कि डॉक्टर के चेम्बर में आधी बीमारी तो पहले ही ठीक हो जानी चाहिए। सो वो हम वो ही क्रिएट करना चाहते हैं कि पेशेंट को तंगी ना हो। बट आप समझिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स इतने कम हो गए हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस तो सारे सब कुछ सेम है। अगर आप 500 बेडेड हॉस्पिटल चलाएं तब भी, या 20 बेडेड हॉस्पिटल चलाएं तब भी। सो फंडिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम। हम अपने मरीज़ को वापस नहीं भेजना चाहते, तो हम और उस चीज़ को कम कर लेते हैं कि चलिए हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम रहे पर पेशेंट को जो भी खुशी हो पाए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़, उन्होंने छोटे हॉस्पिटल में एक पैकेज लगा दिया है। अगर आपकी कितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बड़ी या छोटी है, पर फिर भी उन्होंने एक लिमिटेशंस लगा दी हैं जो बिगर सेक्टर्स में नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स हो एंड शॉर्ट इंटरेस्ट हो, मतलब द मिनिमल इंटरेस्ट हो। सो ये सारी स्कीम्स बहुत ज़रूरी है, हम इस चीज़ को आगे अगर ले जाएं। नहीं तो ये MSMEs जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, एंड द फ्यूचर लाइज हियर बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पॉपुलेशन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, आपका भी ओपिनियन मैं इसमें चाहूँगी। जो बात डॉक्टर अंकिता कह रही हैं, ये दिक्कतें तो है ही, और आखिर में जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, सेहत की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि वो जब आते हैं अपने मरीज़ों को लेकर, अपने परिजनों को लेकर, तो वो यही उम्मीद लेकर आते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए, हमारा इलाज ठीक से हो जाए। यही एक मेन मोटो होना चाहिए। फिर इसमें ये जो अड़चने हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले जो हमें चीज़ समझनी है, दैट हेल्थ केयर इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। बिल्कुल। ओके, आई रिपीट दैट, हेल्थ केयर इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। मतलब हेल्थ केयर को सेटअप करने के लिए आपको बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं। चाहे आप एक छोटा क्लिनिक लगा रहे हैं तो, या क्योंकि अगर आप छोटे क्लिनिक का एग्जांपल लीजिए, आपने क्लिनिक लिया, आपने उसका रेंट पे किया, बिजली पे करी, आपने वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठाई, राइट? आपका जो इनकम आप जनरेट कर पाएंगे उससे वो लिमिटेड ही होगी, राइट? नाउ यू गो टू अ हॉस्पिटल, आपने एक हॉस्पिटल सेटअप करना है। आज की डेट में अगर आप एक मेट्रो सिटी में एक हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट इज अबाउट 1 to 1.5 करोड़ पर बेड। ओह माय गॉड, राइट? तो अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल आज की डेट में एक मेट्रो सिटी में सेटअप करना चाहते हैं तो आपको 150 करोड़ रुपए चाहिए ऑन एन एवरेज। ये नंबर वेरी कर सकता है 10-20%, बट मार्केट स्टैंडर्ड आज की डेट में ये है।
अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटी में जाते हैं, जैसे कि आपने बोला कि बुलंदशहर जा रहे हैं या ऐसे कहीं जा रहे हैं, या वेरेवर आप टियर 2 टियर 3 सिटी का में जा रहे हैं, तो ये नंबर जो 1.5 करोड़ पर बेड है, ये हो जाता है आपका अबाउट 60 to 80 lakhs, मे बी 90 lakhs पर बेड, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए आपका लैंड का कॉस्ट है, आपका बिल्डिंग का कॉस्ट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी मशीनें लगेंगी, आपकी दवाइयाँ आएंगी, आपका स्पेशलाइज्ड मैन पावर आएगा. सो देर आर ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सेट अप अ हॉस्पिटल. अ हॉस्पिटल इज नॉट अ बिल्डिंग, सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं है. यहाँ पर डॉक्टर काम कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर काम कर रहे हैं. आपको क्वालिटी लानी होती है अस्पताल में, छोटा बड़ा कुछ भी हो, हर आदमी अच्छी क्वालिटी देना चाहता है. हर डॉक्टर और हर हॉस्पिटल ये चाहता है कि मेरा पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए. हर डॉक्टर और हर पेशेंट ये चाहता है, हर डॉक्टर चाहता है, हर अस्पताल ये चाहता है. वो चाहता है कि मेरा पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं अगला पेशेंट भी ले लूँ. देयर इज नो इंसेंटिव फॉर अ हॉस्पिटल और अ डॉक्टर टू कीप द पेशेंट ओवर देयर, राइट? सो दिस इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री. नाउ ऑन इसके ऊपर तो जो अब इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसका जो पे बैक पीरियड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. सो अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल, अगर आपने एक अस्पताल खोला तो जो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो लगभग 2 साल मानिए मेट्रो सिटी में, और टियर 2 टियर 3 में 3-4 साल हो जाता है. और आपको आपका कैपिटल निकालने के लिए बाहर उससे भी ज़्यादा समय लगता है. तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, जो वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी लोग जिनके आप बारे में सुनते हैं, वो इस चीज़ को फैक्टर करते हैं कि यार अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 100 रुपये एक फिनटेक कंपनी में या एक ई कॉमर्स कंपनी में लगाऊं या मैं एक अस्पताल में लगाऊं, मुझे ज़्यादा पैसा रिटर्न कब मिलेगा. सो ये कुछ चैलेंजेस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो आज की डेट में हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस फेस अक्रॉस इंडिया. बिल्कुल, और हर किसी के बस की बात नहीं होती इतने फंड्स जुटाना और इतने बड़े स्तर पर चीज़ें करना. तो अगर कोई हिम्मत भी करे तो शायद आर्थिक मोर्चे पर वो फेल हो सकता है, वो पूरी तरह से उसको पीछे हटना पड़ेगा. एब्सोल्युटली, एंड दैट इज़ वेयर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो इनिशियली जब भी कोई शुरू करता है, जैसे आप कोई भी अस्पताल की कहानी सुनेंगे तो हर इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड जब उन्होंने शुरू करा तो वो एक MSME से शुरू हुए. जी, आप टाटा का नाम लीजिए, आप अंबानी जी का नाम बिल्कुल. लीजिए, आप कोई भी अस्पताल का नाम लीजिए, कोई भी कंपनी का, वो शुरू MSME से हुई थी. तो उस MSME को सपोर्ट करने के लिए हमें सारी चीज़ें करानी है कि वो कल को एक बड़ी कंपनी बने, हमारा और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब कर पाए. मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैडम ने भी बोला था, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में वो सारी टेक्निक्स हों, वो सारी फैसिलिटीज़ हों, वो सारी दवाइयाँ जी. हों जो बाहर के देशों में हों, कि हमारा पेशेंट बाहर जाने का ना सोचे. अजय सर, यहाँ पर मार्केट जो है वो लगातार हम देख रहे हैं बदल रहा है. इंटरनेशनल लेवल की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो भी हमारे बाज़ार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं. उसके ऊपर फिर टेक्नोलॉजी जो है वो भी बदलती रहती है. तो किस तरह से बाज़ार और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे MSMEs जो हैं उनके सिस्टम को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद भी करती हैं और दिक्कतें भी आती हैं. जैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे तो इंटरनेशनल मार्केट डोमिनेटेड बाय द इनोवेटर्स. वहाँ पे इनोवेटर्स जितने भी हैं वो डोमिनेट करते हैं. तो एक ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन आप लेके जाएंगे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी मेडिसिन जो है उसके बेटर है या इक्विवेलेंट है. उसके लिए फिर मैं वही बोलना चाहता हूँ, क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल सारे पास होने चाहिए. और जितने भी ब्रांडेड मेडिसिन है, सपोज पेटेंट एक्सपायर किए 15 ईयर्स हो गए, 15 ईयर्स में सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती हैं. फिर जो न्यू ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बनती है वो उससे बेटर भी बन सकती है. हमने बहुत सारे से फॉर्मुलेशन में अपने रिसर्च सेंटर में काम किया है जो, और ह्यूमन ट्रायल पे हमने प्रूफ किया है कि आवर मेडिसिन बेटर देन द इनोवेटर्स. जी, क्योंकि वो 15 ईयर्स पुरानी उनकी टेक्नोलॉजी थी, आज 15 ईयर्स में सारा कुछ चेंज हो गया. बहुत सारे मशीन्स आ गए, सिपियंट्स आ गए, जिससे आप बेटर आप मेडिसिन बना सकते हो एज ए इनोवेटर्स के. जैसे आपने सपोज टैबलेट की साइज़ छोटी कर दी, उसका वॉल्यूम कम कर दिया. आप जैसे कि आपने डॉक्टर्स मैडम इनको जानती होंगी, जैसे आपने बायोबिलिटी बढ़ा दी, ब्लड में जो प्लाज्मा में जो उसका कंसंट्रेशन होता है बढ़ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी लगा दिया आपने. फिर इस तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं और कर सकते हैं, जो इनोवेटर से बेटर हम कर सकते हैं. उसके लिए इन्वेस्टमेंट फिर चाहिए. इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने से आएगा, और सेल करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है डॉक्टर के चैम्बर में जाके कि आवर मेडिसिन बेटर देन सम अदर कंपनी. तो उसके बहुत सारे डेटा हम शो करते हैं डॉक्टर्स को
कि हमारी मेडिसिन बेटर कैसे हैं। जैसे आपके सेल्फ लाइफ हमने बढ़ा दिया, सपोज 2 इयर्स है तो हमने 3 इयर्स कर दिया। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो ओडी, जैसे आपका बीडी डोज है, सुबह शाम 2 टाइम खाना है, उसको हमने ओडी कर दिया। आपको 24 आवर्स में 1 मेडिसिन खानी है, उसमें टेक्नोलॉजी लगाया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम काम कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में बहुत सारे कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। जी, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। मुझे लगता है हमें सोच भी बदलनी चाहिए और अप्रोच भी बदलनी चाहिए, क्योंकि इंटेंट और कंटेंट से आगे जाना पड़ेगा अगर हेल्थ केयर सेक्टर को एजुकेशन के साथ साथ बाहर ले जाना है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि कोविड के समय में जब पूरी दुनिया 2 ऐसे लोगों को देख रही थी जिन्हें इन्फेक्शन तो होता है बट एक व्यक्ति की जान बच जाती है और दूसरा व्यक्ति लो इम्यूनिटी के कारण नहीं जी पाता है। सो मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया को हेल्थ केयर के बारे में जो दे सकता है शायद कोई दूसरा देश नहीं दे सकता है। और इस इंटेंट के साथ अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें कोविड को, तो शायद हमने क्वेश्चन पेपर ग्लोबली डिफरेंट पढ़ा हो और भारत में क्वेश्चन पेपर डिफरेंट हो। ये कभी मेडिसिन या वैक्सीन के बारे में नहीं था, ये हमेशा आपकी इम्यूनिटी के बारे में था। और अगर दुनिया को कहीं इम्यूनिटी मिलेगी, या जिसको आप मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं, जिसके ऊपर इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में चर्चा भी की कि 100 से ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म प्लेसेस डेवलप किए जाएंगे और उन सब में दुनिया भर के लोग आकर आयुर्वेद को समझ सकें, हमारी कॉम्पिटेंस को समझ सकें, हमारे एक्सेलेंस को समझ सकें। ये अप्रोच हमें शायद अभी का रेशियो है 3rd लार्जेस्ट हम फार्मा प्रोड्यूसर हैं वॉल्यूम में और 11th हैं वैल्यू में। इसको उल्टा करना पड़ेगा और ये तभी तय होगा जब हम इंटेंट कंटेंट के साथ एक्सटेंट पे जाएं, सोच भी बदलें, अप्रोच भी बदले। और गवर्नमेंट इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि श्री अन्न जैसे प्रोजेक्ट को लेकर या फूड हैबिट्स को चेंज करने को लेकर, आयुर्वेद को और सिद्धा को मेन स्ट्रीम में लाने को लेकर काफ़ी कमिटेड दिखती है और ये सही समय है कि हम इसको दुनिया तक ले जा सकें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सभी ने यहाँ पे साझा की, क्योंकि यहाँ पर जब सेहत से जुड़ा मामला आता है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस खबर पर तुरंत नहीं जाता। जो सेहत से जुड़ी खबर आती है, शिक्षा से जुड़ी खबर आती है, तो हम सब इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर नीयत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने या बिजनेस करने से थोड़ी अलग बात है और लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है। इसलिए यहाँ पर जो बातें कहीं, अगर इस तरह की दिक्कतें कम हो जाएं ज़मीन पर आकर, तो बहुत आसानी से ये एमएसएमईज आगे बढ़ेंगे और लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो देश तो अपने आप तरक्की कर ही लेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने साझा की।